हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख सरदार नगर आदरणीय राम नक्षत्र यादव उपस्थित हैं और समाज सेवी उत्तर प्रदेश। नेताजी, ये बताइए, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज छात्र छात्राओं को पुलिस द्वारा पिटाई करना नरेंद्र मोदी जी का उचित कदम है? नरेंद्र मोदी जी गुजरात से लेकर के जी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे जी, तब से लेकर के आज तक इस देश के साथ कभी कोई उचित कदम नहीं उठाए और देश के अंदर कभी उचित काम नहीं किया। उनके परिवारीजन तो यहाँ तक बताते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है कि वो अपने परिवार में भी उचित कदम कभी नहीं उठाए। तो इसलिए आज वो देश के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। कभी माँ के साथ उचित हरकत नहीं करते थे, आज भारत माता के साथ उचित हरकत नहीं कर रहे हैं। कभी माँ के सामान बेचा करते थे, अब भारत माँ का सामान बेच रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस से निकला हुआ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस देश के साथ कभी उचित कदम नहीं उठाता। देश के छात्रों के ऊपर लाठी नहीं चली है, भारत के लोकतंत्र को पीटा गया है लाठियों से। देश के छात्र और छात्राओं को नहीं मारा गया है, इस देश के संविधान को मारा गया है। संविधान को इस देश के पुलिस के बूटों से कुचलवाया है नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने और उनकी सरकार ने, आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और हमें तो यहाँ तक सूचना मिल रही है कि सिविल ड्रेस में घूमने वाले लोग, जो सिविल ड्रेस में घूम रहे थे, वो आरएसएस के गुंडे थे। आखिर सिविल ड्रेस में ये लोग क्यों गए थे लाठी लेकर के? और उनकी दाढ़ियाँ थी, वो मेंटेन भी नहीं थे, नौजवान थे। तो इससे स्पष्ट होता था, उनके चाल चलन से मालूम होता था कि वो पुलिस के जवान नहीं और किसी भी सेना के जवान नहीं, अर्धसैनिक बल के जवान नहीं है, सीआरपी के जवान नहीं है। वो आरएसएस के लोग थे जो हमारी बहनों को पीटे हैं और हमारी बेटियों को पीटे हैं और देश के नौजवान छात्रों के बजाय भारत के लोकतंत्र संसदीय मर्यादा को भी पीटा है। और अनशन पर सोनम वांगचुक नहीं बल्कि भारत वर्ष बैठा हुआ है अपने बच्चों के लिए, भारत के भविष्य के लिए। वो सोनम वांगचुक नहीं है, वो भारत वर्ष है। आज जमीन पर लेटकर और जंतर मंतर पर एक तानाशाह से इस देश के नौजवानों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए भीख मांग रहा है, कह रहा है कि इस देश के नौजवानों के साथ जो तुम्हारी सरकार कर रही है, जो तुम्हारी तानाशाही और हिटलरवादी रवैया है, जो तुम्हारी सरकार संसदीय मर्यादा, लोकतंत्र और संविधान को अपने बूटों से कुचल रही है, वो उचित नहीं है। और इस देश का नौजवान और इस देश के बूढ़े बुजुर्ग, विद्वान, अधिवक्ता, कोई भी इस अन्याय और जुर्म तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है कि गद्दाफी, सीरिया और लीबिया के तानाशाह गद्दाफी और बगदादी और तालिबानी हुकूमत चलाने वाले तालिबान के शासक मोदी से बेहतर हैं, अमित शाह से बेहतर हैं। इसलिए उनके अंदर भी इतनी तानाशाही नहीं देखी गई जितनी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के अंदर देखा जा रहा है। एक दो कौड़ी का मामूली शिक्षा मंत्री जो इस देश के जनता के वोट से बना है, उसको हटाने में इनको इतनी दिक्कत हुई। वो है क्या? उसके घर की जागीर है वो कुर्सी, और या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर की जागीर है यह कुर्सी। इस देश की जनता ने दिया है और इस देश की जनता इस्तीफा मांग रही है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं। भारत के अंदर जितनी भी खेल हो रही है, सभी खेलों के पीछे एक सरदार है और वो है भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट का सरदार नरेंद्र मोदी जी। सर, आपकी पार्टी भी इसमें प्रश्न की है, समाजवादी पार्टी भी इसमें प्रश्न की है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ हमारे नेता अखिलेश यादव जी, हमारे पार्टी की बड़ी नेता डिम्पल यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष जो हैं, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सारे के सारे कितने लोगों को बताऊं, संजय सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी, पूरे भारत के चप्पे चप्पे से जितने लोग थे और सिविलियन, किसान, सिख, मुसलमान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार,
सभी के सभी इस आंदोलन में शामिल थे और नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को पीटा है, जनता के अधिकारों को घसीटा है। जो जनता का अधिकार था वो अपने अधिकारों का शांतिपूर्वक प्रयोग कर रही थी, एक भी लड़के के हाथ में डंडा नहीं था। इसलिए मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाना और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाना, निहत्थे लोगों के राहों में कील धंसवाना, ये तुम्हारी आदत है। अंग्रेजों ने कभी हमारे देश की आज़ादी की मांग करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की राहों में कील नहीं ठोकवाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी वह तरासा है जो दिल्ली में किसान आंदोलन जब चल रहा था तो किसानों की राह में कांटी, किल्ली और सरिया डलवा दिए थे कि इस देश का किसान लाल किले की ओर न बढ़ पाए, संसद भवन की ओर न बढ़ पाए। जिन लोगों के घरों के बच्चे और बच्चियां नरेंद्र मोदी के रोड शो में फूल बरसाए थे, नरेंद्र मोदी उन्हीं के राहों में कील धंसवाए थे। इतना बड़ा तानाशाह तो दुनिया में मैं नहीं देखा कि लोकतंत्र की चादर ओढ़ करके और एक तानाशाह हमारे देश के लोकतांत्रिक देश के सिंहासन पर बैठा हुआ है। जैसा कि नेताजी भाजपा के लोग छात्र आंदोलन को पाकिस्तान के समर्थक और सुमन बाजू को चीन का एजेंट बता रहे हैं, इस पर क्या राय है सर आपकी? अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पोल खोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान से किनका कनेक्शन है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पाकिस्तान मुसलमान, आतंकवाद, मंदिर, मस्जिद अगर इस देश में नहीं है, शांति और अमन चैन है, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में ताला लग जाएगा, इसलिए कि उसके पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। और जब जब भाजपा को जनता का वोट लेना होता है, विशेष तौर से हिंदुओं का वोट लेना होता है, पिछड़े दलित सभी लोगों का वोट लेना होता है, तो इस देश का मुसलमान का जाप करने लगती है। कभी हाफिज सईद का नाम ले लेगी, कभी दाऊद इब्राहिम का नाम ले लेगी, कभी बगदादी का नाम ले लेगी कि बगदादी हमारे देश के चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है जब वो जिंदा थे। तो जब जिंदा था तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को अपना कवच बनाकर रखती है और मुसलमानों के बदौलत ही, श्री राम के बदौलत, और मस्जिद न हो भारत के अंदर तो विवाद नहीं होगा, और जब विवाद नहीं होगा हिंदू और मुसलमानों के बीच में तो भाजपा का काम नहीं होगा, उसे वोट नहीं मिलेगा, और जब भाजपा को वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी की कभी सरकार नहीं बनेगी, और जब बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तो आरएसएस नागपुर में बंद हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में ताले लग जाएंगे। ये एक राजनीतिक पार्टी नहीं, धार्मिक उग्रवाद पैदा करने वाली, धार्मिक उग्रवाद पैदा करके देश को अशांत करने वाली और विघटनकारी ताकतें हैं जो इस देश को आंतरिक रूप से विभाजित करते हैं। जो काम पाकिस्तान चाहता है कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान राइट हो, हिंदू मुसलमान आपस में तनाव में रहें, हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे फसाद हो, वो 75 सालों से हमारे देश को अशांत नहीं कर पाया। 12 साल में वो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा कर दिया है जो हमारे देश के अंदर पाकिस्तान चाहता है। अब मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं, 1942 में जब अंग्रेजी हुकूमत थी देश के अंदर तो उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। भाजपा के लोगों, आरएसएस के लोगों, कान खोल करके जरा सुन लेना इस बात को और इसका जवाब भी हो सके तो देना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार थी और उसमें भाजपा के हिंदू महासभा के संस्थापक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री के कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री थे। बताओ किसका संबंध है? तुम्हारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में शामिल थे। और उसके बाद क्या हुआ कि तुम्हारे पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, भारत वर्ष के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री थे, उस समय वो पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। और अभी अभी भाजपा के एक बड़े नेता कहे हैं कि कांग्रेस और सपा जिन्ना को महामंडित करती हैं, उनके विचारों को महामंडित करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के उस नेता से कहना चाहता हूं और भाजपा के सभी बड़े नेताओं से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे तो सबसे पहले वो जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाए और चादर चढ़ा करके कहे कि ये एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्ना, और जिन्ना एक बहुत बड़े लीडर थे। उनकी पूरी की पूरी
खूब जम के तारीफ किया लाल किस आडवाणी ने। तो बताओ जिन्ना को महामंडित कौन करने गया था पाकिस्तान में? दूसरी बात बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के योग्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बार बार जाकर के नवाज शरीफ के साथ काजू और किशमिश काटते थे, जिसका परिणाम रहा ये जाकर के पाकिस्तान में बैठे रहते थे और नवाज शरीफ और उसका सेनाध्यक्ष मुशर्रफ हमारे कारगिल में सेना घुसा रहा था और लाखों मिलिट्री पाकिस्तान की घुसाकर कारगिल को अशांत कर दिया और हमारा देश बर्बाद होते होते बचा। अगर देश के गरीब और किसानों के बच्चे, यही जवान जिनको इस देश के सीजीआई महोदय ने काकरोच कह करके अपमानित किया है और अब कह रहे हैं कि उनके मुकदमे देखने की फुर्सत हमें नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं वही नौजवान जब 4500 फुट की ऊंचाई पर तिरंगा लेकर खड़ा होता है और एक हाथ में एसएलआर और एलएमजी लेकर खड़ा होता है, तब बड़े बड़े न्यायाधीश और बड़े बड़े प्रधानमंत्री देश चला पाते हैं। नई न्यायपालिका में जज साहब मुकदमे नहीं निपटा पाएंगे, इसलिए इन्हें काकरोच कह के अपमानित न करिए। इस देश का नौजवान भारत की ऊर्जा है, भारत माँ का लाल है। जब जरूरत पड़ती है तो सरहदों पर लहू देकर सीमा को लाल कर देता है, तब बचती है हमारे देश की सरहद। और अटल जी बैठे हुए थे पाकिस्तान में और नवाज शरीफ और उनका सेनाध्यक्ष मुशर्रफ कारगिल में अपनी सेना घुसा रहा था। दूसरी बात बता देता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की विफलता और जब नवाज शरीफ का तख्ता पलट हो गया, मुशर्रफ वहां का राष्ट्रपति बना, उस जालिम आदमी को जिसके वर्दी पर हमारे देश के सेना के जवानों के खून के चीटे उसी तरह से लाल रंग में दिखाई दे रहे थे, उस नवाज शरीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को नवाज शरीफ का तख्ता पलट जाने के बाद जब वो राष्ट्रपति हुआ तो आगरा में शिखर वार्ता के लिए बहुत ही आदर पूर्वक अटल बिहारी वाजपेयी ने आमंत्रित किया था और वो आगरा में बैठ करके कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। दूसरा, वर्तमान समय में जिनके ऊपर तुम बहुत नाच करते हो, 56 इंच की छाती वाले, 56 इंच की छाती वाले कायर प्रधानमंत्री की कहानी सुन लो भारतीय जनता पार्टी के लोगों और देशवासियों, नौजवानों, बहनों, माताओं, किसानों, व्यापारियों, पत्रकारों, हाथ जोड़ करके मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान से विपक्ष का संबंध है तो तुम्हारे 56 इंच के छाती वाले लाल लाल आंख करके बात कहने वाले प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ के घर बिना बुलाए उनके घर लाहौर बिरयानी खाने कैसे चले गए? उनका संबंध नहीं था नवाज शरीफ थे तो बिना बुलाए कैसे चले गए? बिना बुलाए गए। दूसरा, जब 2014 में इनको प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला तो पाकिस्तान के उस प्रधानमंत्री को जिसने देश के संसद में आतंकवादी घुसवाया, जिसने देश के लाल किले में आतंकवादी घुसवाया, जिसने कारगिल में अपनी सेना घुसवाया मुशर्रफ के माध्यम से, उस नवाज शरीफ को नरेंद्र मोदी जी अपने शपथ ग्रहण समारोह का चीफ गेस्ट बनाया था। किसका संबंध है भाजपा के लोगों, आरएसएस के लोगों? थोड़ा भी शर्म हो तो तुम लोग जवाब दो और ऐसी बातें मत किया करो। लेकिन तुम मानोगे कैसे अगर तुम मुसलमान की भजन न करो, अगर तुम मस्जिद की में नमाज न पढ़ो, अगर तुम रामचरितमानस को मस्जिद के सामने न पढ़ो तो तुम्हारी पार्टी ही जिंदा नहीं रहेगी। इसलिए तुम अलोकतांत्रिक हो, लोकतंत्र विरोधी हो, संविधान विरोधी हो, देश विरोधी हो, देशद्रोही हो, इसलिए भारत के लोकतंत्र को अपने बूटों से कुचल रहे हो और इसे इस देश का नौजवान संसदीय मर्यादा में विश्वास रखने वाला, भारत के संविधान में विश्वास रखने वाला, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में विश्वास रखने वाला जो लोग इस देश के अंदर हैं वो कभी तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम कहते हो ना कि मुलायम सिंह यादव बाबर की, हुमायूं की, मुल्ला मुलायम सिंह यादव, जब मुल्ला मुलायम सिंह यादव थे तो इसी देश की सीमा पर बैठ करके पाकिस्तान को सबक सिखाया था और उसके सैकड़ों जवान जमीन के अंदर जमींदोज हो गए थे। उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि भारत की सीमा की ओर देखे। हमारे देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे तो क्या पाकिस्तान का दौरा कभी किए, कभी गए? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कभी गए? हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जब चीन की सेना 500 मीटर हमारे देश के अंदर घुसी तो अपनी सेना को कह दिए तुम्हें खुली छूट है और दिल्ली का आदेश मेरी जेब में रहता है, तुम जहां पाओ जगह वहां घुसो। तो वो 500 मीटर घुसे, 1 किलोमीटर घुसे, हमारे देश की सेना 4 किलोमीटर चाइना के अंदर घुस करके तिरंगा लहरा दिया था, तिरंगा गाड़ करके बैठ गई थी। और उसके बाद चीन
हाथ जोड़ करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी से माफी मांगा। और उस तरह के तेवर हैं हमारे नेताओं के, हमारे नेताओं का वो नहीं है, डरपोक नहीं थे, उनके अंदर कंपन नहीं पैदा होती थी। हमारे देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जब सुने नरवणे सर का फोन आया कि चाइना के कुछ सैनिक भारत की सीमा में घुस रहे हैं, तो इनके पैरों में कंपन हो गया, जुबान में कंपन हो गया, छाती में कंपन पैदा हो गया और नरेंद्र मोदी हड़बड़ा करके 4 घंटे तक बेहोश हो गए। जैसे लग रहा था इनके पास होश नहीं है, 56 इंच की छाती, लाल लाल आंख है, कहाँ चली गई। 4 घंटे बाद तुम नरवणे को फोन करके कह रहे हो जो तुम्हें समझ में आए वो करो। ये हालात है तो तुम्हारे नेतृत्व में न लोकतंत्र सुरक्षित है, न संविधान सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है, न रोजगार सुरक्षित है, न उद्योग सुरक्षित है, न खेती सुरक्षित है, न युवाओं का अधिकार सुरक्षित है और न देश की सीमा सुरक्षित है। तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठ करके क्या करोगे? सिंहासन खाली करो और एक लोकतांत्रिक सरकार को आने दो। इंकलाब जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहें। संविधान जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।